हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले इस मैटर अराउंड अस प्योर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम लगभग 30 टू 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और ट्राई करेंगे किस टाइप की प्रॉब्लम से पूरे होल चैप्टर के क्वेश्चन इसमें आने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। पहला क्वेश्चन प्योर सब्सटेंस टॉपिक से पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट प्योर सब्सटेंस के लिए ट्रू है। तो याद होगा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने हो उन्हें हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। तो अगर देखें स्टेटमेंट क्या लिखा है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, क्योंकि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हर टाइप की प्रॉब्लम्स को कवर करें। तो प्योर सब्सटेंस होते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर। प्योर सब्सटेंस में बी कंपाउंड और मिक्सचर नहीं, कि मिक्सचर में दो टाइप के मिक्सचर आ जाते हैं, होमो और हेट्रो, जिसमें से हेट्रोजीनियस जो होते हैं जनरली उसमें से मैक्सिमम जो प्योर सब्सटेंस नहीं होते। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। मिक्सचर सारे प्योर सब्सटेंस नहीं होते, कंपाउंड्स होते हैं। थर्ड है प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। हाँ, प्योर सब्सटेंस कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है जिनमें कंपोजिशन जो कि होता है फिक्स्ड होता है, सेम होता है, जो कि लिखा भी हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। एंड नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लिफाइड बाय ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। तो यहाँ बोला है निकल को छोड़ के क्या सारे प्योर सब्सटेंस है? निकल भी तो प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि निकल भी क्या है, एक एलिमेंट है। तो इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट गलत लिखी है। इन्होंने लिखा है कि ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल, सारे एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस है निकल को छोड़ के। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि निकल भी प्योर सब्सटेंस होता है। जब सारे एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है तो निकल भी प्योर सब्सटेंस ही होता है, क्योंकि इसका एक एक एटम निकल की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट कि प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और जिनमें सेम कॉम्पोजिशन होता है। किसका? हमने पढ़ा भी था, मासेस का होता है कंपाउंड्स में, जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड? तो आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, बी इज करेक्ट। तो प्योर सब्सटेंस कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर कंपोजिशन बाय रेशियो और मासेस आर फिक्स्ड। देखो यहाँ पे लिखाया भी हुआ था, अगर देखोगे प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, देखो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ देयर एलिमेंट्स आर फिक्स्ड, जो कि प्योर सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने करा था प्योर सब्सटेंस के। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां पर गया? ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर डालते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन इज कॉल्ड। याद होगा रस्टिंग, कोरोजन केमिकल चेंज में आते हैं, केमिकल चेंज में। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ पे हम रीड करते हैं। कोरोजन एंड इट इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। रस्टिंग जो होता है फिजिकल नहीं होता, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट होगी इनकरेक्ट। तो रस्टिंग क्या होता है? एक केमिकल चीज। रस्टिंग क्या होता है? एक केमिकल चीज। ये सारे एग्जांपल्स लेक्चर में हमने कवर करे। केमिकल चेंज। सेकंड ऑप्शन, डिसोल्यूशन एंड इट इज अ फिजिकल चेंज। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है, केमिकल होता है। थर्ड वन इज कोरोजन एंड इट इज अ केमिकल चेंज। रस्टिंग जो कि कोरोजन, लोहे आयरन का कोरोजन जिसे हम रस्टिंग भी बोलते हैं, लोहे पे जंग लगना, तो कोरोजन होता है एक केमिकल चेंज है। थर्ड स्टेटमेंट अभी तक करेक्ट है। हम फोर्थ की बात करें, डिसोल्यूशन एंड इट इज अ केमिकल चेंज, इनकरेक्ट। यहाँ पे कोई सॉल्यूशन थोड़ा बन रहा है जो सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसोल्व करा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोरोजन एक, रस्टिंग जो होता है एक कोरोजन कहलाता है, जो कि एक केमिकल चेंज है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है थर्ड, सी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, नेक्स्ट अब आ रहा है क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड द कार्बन डाइसल्फाइड। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर है ना, यस, एक मिक्सचर है जो सल्फर का है और कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इन दोनों का मिक्सचर है। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है किसका? सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड,
जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखना, अगर नहीं भी पता तो सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर का सिंबल एस, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस में लिख भी लेना, इसके नोट्स में पूछा जाते हैं। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और होमोजीनियस मिक्सचर बताओ टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? नॉट शो टिंडल इफेक्ट, नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता है क्या है? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट थी? स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? ताला हिट्रो गलत है। नेक्स्ट, होमो एंड शो टिंडल इफेक्ट गलत, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। हिट्रो इनकरेक्ट। एंड लास्ट, होमोजीनियस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छा था। याद रखना, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं हमें पता है होमोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डाल लेना, मैं लिखता जा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। तो ये टॉपिक हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, टिंचर आयोडीन। सॉल्यूशन अगर पढ़ा हो नोट्स तो याद होगा, उसमें मैंने लिखवाया भी था, जो सॉल्यूट होता है वो आयोडीन होता है, और जो सॉल्वेंट होता है, देखो ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले आपको पहले लेक्चर जो है सारे अच्छे से देखना, नोट्स प्रॉपर बना के, एक एक की स्टेटमेंट नोट्स प्रॉपर कराए गए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट वो सॉल्व हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो टिंचर आयोडीन है उसमें सॉल्यूट आयोडीन होता है, और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? अल्कोहल, अल्कोहल। इसको कफ सिरप के लिए भी यूज करा जाता है, कफ सिरप खांसी वगैरह में। तो क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग आयोडीन इन पोटेशियम आयोडाइड, आयोडीन इन वैसलीन, आयोडीन इन वाटर एंड आयोडीन इन अल्कोहल। तो आंसर है आयोडीन इन अल्कोहल। तो अपना आप आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो टिंचर आयोडीन में सॉल्यूट आयोडीन होता है, और सॉल्वेंट अल्कोहल। सॉल्वेंट क्या होता है? अल्कोहल। इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी पूछा जाता है कि टिंचर आयोडीन में सॉल्वेंट है वो कौन है? कौन है? अल्कोहल। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेना 5, 6 जो भी है। तो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। इनमें से कौन होमोजीनियस है? कौन होमोजीनियस? अब बात करें पहला आइस, आइस होमोजीनियस है? हाँ, आइस एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। आइस एक होमोजीनियस है। आइस क्या होता है? आइस के अंदर किससे मिलकर बनी होती है आइस? वाटर। वाटर एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है जो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करती। तो आइस क्या है? एक आइस एक होमोजीनियस होता है। वाटर भी क्या होता है? एक होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस नेचर। तो आइस एक होमोजीनियस नेचर है। अगर मैं वुड की बात करूं, नहीं, वुड होमोजीनियस नहीं होता। वुड में तो आप देखोगे क्रैकिंग होती है, थोड़ा बहुत ऊपर शेप इरेगुलर पैटर्न टाइप, तो ये होमोजीनियस शो नहीं करता। अगर मैं थर्ड बात करूं, थर्ड पार्ट की, ठीक है, थर्ड क्या है? सॉइल। सॉइल तो होमोजीनियस है ही नहीं, ये तो हम पढ़ के आए। एंड लास्ट वन इज एयर। ये तो नोट्स में ही था, एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। तो एयर एंड आइस एक होमोजीनियस है, वुड, वुड होमोजीनियस होती नहीं है। और सॉइल की बात करें, सॉइल में तो बहुत सारे कंपोनेंट्स है, वो तो वैसे ही होमोजीनियस नहीं है, वो तो हेट्रोजीनियस है। वुड एंड सॉइल हेट्रोजीनियस है, वाटर सॉरी आइस एंड एयर इज होमोजीनियस। तो इनमें से कौन होमोजीनियस नेचर शो कर रहा है? तो वो है आइस एंड एयर, आइस एंड एयर। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था, होमोजीनियस से पूछा गया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। तो इनमें से कौन फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आयरन। मेल्टिंग एक फिजिकल चेंज होता है, चाहे मेल्टिंग ऑफ वाटर हो, मेल्टिंग ऑफ आयरन हो, या मेल्टिंग ऑफ डिफरेंट मेटल्स हो। तो मेल्टिंग जो होता है एक फिजिकल, जहां पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। मेल्ट करा जाए आयरन को तो उसका स्टेट चेंज होगा, उसको ठंडा कर दो वो वापस सॉलिड फॉर्म में आयरन बन जाएगा। तो स्टेट चेंज हो रही है, कोई न्यू कंपोनेंट नहीं बन रहा। तो मेल्टिंग तो एक फिजिकल है। तो मेल्टिंग ऑफ आयरन एक फिजिकल,
ठीक है, एक फिजिकल चेंज है। अगर मैं सेकंड बात करूं रस्टिंग, जो कि केमिकल होता है, कोरोजन हो या रस्टिंग, ये सब क्या होते हैं, केमिकल चेंज। और थर्ड की बात करें बेंडिंग ऑफ आयरन, आयरन रोड को बेंड करना एक फिजिकल चेंज, फिजिकल, यहीं पर लिख देते हैं फिजिकल, पहला भी फिजिकल था, फिजिकल। एंड अब आता है लास्ट, ड्रॉइंग अ वायर ऑफ आयरन मेटल। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब मेटल्स जो होते हैं उनको कंप्रेस करके पतले वायर में कन्वर्ट करा जाता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग ऑफ वायर। एक मोटे से वायर को कंप्रेस करके पतले वायर में, थिन वायर में कन्वर्ट करना ड्राइंग कहलाता है। उसमें हम कंप्रेस करके एक फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हुआ है, एक फिजिकल चेंज। ये वाला क्वेश्चन मैंने पीछे नोट्स के बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी कराया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो फिजिकल चेंज तीन आ रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, बेंडिंग ऑफ आयरन रॉड एंड ड्रॉइंग ऑफ वायर ऑफ आयरन मेटल। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी। तो आंसर जो आ रहा है इस क्वेश्चन का वो है सी, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसमें जो ड्राइंग ऑफ वायर है ये थोड़ा नया टॉपिक है, इसको याद रखना। ड्राइंग का मतलब होता है कंप्रेस, फोर्स लगा के वायर में कन्वर्ट करना, ड्राइंग कहलाता है, ठीक है, ड्राइंग ऑफ वायर। तो इसको नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन फिर द्वारा केमिकल चेंज से आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, इनमें से कौन केमिकल चेंजेस है? डिकेइंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, सोइंग ऑफ वुड, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड। डिके, मेटल्स का डिके हो या वुड का डिके, ठीक है, डिके एक तरह से बोल सकते हो आप, सड़ रहे हो, ठीक है, लकड़ी क्या हो रही है, सड़ रहा है। जहाँ पे केमिकल प्रोसेस होता है, केमिकल चेंजेस होता है, जिससे स्मेल आती है बेकार सी, तो डिके जो होता है वो एक केमिकल चेंज है। डिके क्या है, केमिकल चेंज। डिके क्या है, केमिकल चेंज। अब सेकंड की बात करें, सेकंड पॉइंट देखना इंपॉर्टेंट है, बर्निंग। बर्निंग जो होता है, चाहे पेपर हो, वुड हो, या किसी भी मेटल को बर्न कर रहे हो या किसी भी सब्सटेंस को, तो बर्निंग सारे क्या होते हैं, केमिकल चेंज। क्या होते हैं, केमिकल चेंज। आंसर हमें मिल चुके हैं, पर तब भी आगे वाले पॉइंट्स देखते हैं। सॉइंग ऑफ वुड, काट रहा है लकड़ी को, जो कि एक फिजिकल है, कटिंग वगैरह सब क्या होता है, फिजिकल। एंड नेक्स्ट वन, हैमरिंग ऑफ नेल इनटू अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी के ऊपर एक हैमर से कील को आप उसमें डाल रहे हो, ठीक है, तो हैमरिंग एक फिजिकल, कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो केमिकल चेंज इनमें से कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ए इज करेक्ट। तो आंसर ए इज करेक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन करने से पहले आपको प्रॉपर नोट्स करने पड़ेंगे, जो पीछे कराए हुए हैं सारे नोट्स, एक एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट, रीजनिंग सब कराए गए प्रॉपर नोट्स के थ्रू, कोई एक्स्ट्रा नोट्स कहीं से नहीं करने, एक एक प्रॉपर नोट्स के थ्रू। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंज के मैंने पीछे भी क्वेश्चन कराए थे, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से एक दो शायद लगभग सेम से भी है, एक दो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो केमिकल चेंज कौन है, डिके एंड बर्निंग, डिके एंड बर्निंग। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू सब्सटेंस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म अ थर्ड सब्सटेंस ए टू बी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है मैं, ए प्लस बी, सॉरी 2a प्लस बी गिव्स टू a टू b, ये एक रिएक्शन है। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शन आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बताना है। द प्रोडक्ट a to b show the property of the substance a and b. The product will be always have a fixed composition. The product so formed cannot be classified as a compound. The product so formed is an element. कौन से करेक्ट है, कौन से नहीं? तो देखो पहली स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट ए टू बी शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस ए एंड बी। क्या ए टू बी ए और बी की प्रॉपर्टी को शो करेगा? नहीं। ए और बी क्या है, रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये क्या है, प्रोडक्ट। और साथ के साथ देखते जाओ अपन, ए बी क्या है, रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट्स। ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बोला ए टू बी शो द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ए एंड बी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट की सेम प्रॉपर्टी शो करता है? नहीं। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अच्छा, इनकरेक्ट पहचाननी है।
फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट वाली पहचाननी है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। सेकंड, द प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड कंपोजिशन, बिल्कुल करेक्ट है। जो भी कंपाउंड होता है उनकी जो कंपोजिशन होती है वो फिक्स्ड होती है, किसकी? मासेस की। रेशियो ऑफ मासेस बोल लो या कंपोजिशन बोल लो, फिक्स्ड होती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि फर्स्ट लेक्चर में कराया भी है, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो प्रोडक्ट बना है हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो फिक्स्ड है, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बट हमें क्या पहचानना था? इनकरेक्ट वाली, तो ये तो करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट पहचाननी है। नेक्स्ट आ रहा है, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाई एज अ कंपाउंड। द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड कैन नॉट बी क्लासिफाई एज अ कंपाउंड। क्या प्रोडक्ट एक कंपाउंड है? हाँ, प्रोडक्ट एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके एक फिक्स रेशियो में बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो एक कंपाउंड है, बट स्टेटमेंट बोल रही है द प्रोडक्ट सो फॉर्म कैन नॉट बी क्लासिफाई द कंपाउंड। स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। जो प्रोडक्ट है कैन नॉट बी क्लासिफाई एज अ कंपाउंड, बल्कि प्रोडक्ट क्या है? एक कंपाउंड है, तो ये इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट वाली ही पहचाननी है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। देखो, इनकरेक्ट वाली पहचाननी है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कैन नॉट बी क्लासिफाई कंपाउंड, बल्कि कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहा है प्रोडक्ट। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ, द प्रोडक्ट सो फॉर्म्ड इज एन एलिमेंट। नहीं, प्रोडक्ट क्या है? एक कंपाउंड है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट वाली कौन कौन सी है? फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें बोला था ए टू बी शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस ए एंड बी, प्रोडक्ट की जो होता है वो ए और बी की प्रॉपर्टी नहीं शो करते, ये इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट, कैन नॉट बी क्लासिफाई एज अ कंपाउंड, प्रोडक्ट जो है वो कंपाउंड को क्लासिफाई कर रहा है, इन्होंने लिखा है नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब ये भी होगी एक इनकरेक्ट वाली। लास्ट, प्रोडक्ट सो फॉर्म इज एन एलिमेंट, प्रोडक्ट एक कंपाउंड है ना कि एलिमेंट, तो लास्ट वाली भी गलत है, तो ये भी गलत है। तो तीन गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, जिसमें प्योर सब्सटेंस को फुल पूरे डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट को पूछ लिया, एलिमेंट, कंपाउंड, रेशियो वगैरह सब कुछ। तो इस क्वेश्चन को नोट करें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आ रहा है बड़ा सा। टू केमिकल स्पीसीज एक्स एंड वाई कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट पी। तो बनाते हैं, एक्स और वाई कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है पी। X and Y cannot be broken down into a simpler substance by simple chemical reactions। हाँ पता है, क्योंकि X और Y क्या है? एलिमेंट्स है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है जिनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन सिंपलर सब्सटेंस। और ये स्टेटमेंट किसकी है? ये एलिमेंट्स की है, मतलब X और Y क्या हुआ है? एलिमेंट। X और Y उन्होंने हिंट दे दिया एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीसीज X, Y एंड P आर करेक्ट। इस वक्त करेक्ट वाला पहचानना है, तो बताओ। अब देखो, दो एलिमेंट कंबाइन करके जो बनाते हैं उससे क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स के जो मासेस का रेशियो फिक्स्ड भी होता है, ये भी हमें पता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्या पी एक कंपाउंड है? हाँ, पी इज अ कंपाउंड, सॉरी डी, ठीक है, पी इज अ कंपाउंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। एक्स एंड वाई आर कंपाउंड? नहीं, एक्स और वाई जो है वो एक एलिमेंट्स है। वो क्या है? एलिमेंट्स है, ना कि कंपाउंड। क्या है? एलिमेंट्स। X and Y are elements, correct। X और Y क्या है? एलिमेंट्स है, बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट वन इज P has a fixed composition। तो कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का जो मास का रेशियो होता है वो फिक्स्ड होता है, तो फोर्थ भी बिल्कुल करेक्ट। और ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही लेक्चर में कराया हुआ है, डिटेल में आप वहां पे जाके देख भी सकते हो। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन डी। तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ये पिछले क्वेश्चन के टाइप में था, उसमें इनकरेक्ट वाला पहचानना था, इसमें करेक्ट। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, तो अब आ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर विच डिस्क्राइब द ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। तो ज्यादा होता है, मैंने एरो गलत लिख दिया, सॉरी, ठीक है। फिर सस्पेंशन,
सबसे स्टेबल कौन होता है? ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि एक होमोजीनियस एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनाता है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो मोर स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद कोलॉइडल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सस्पेंशन सबसे कम स्टेबल, फिर कोलॉइडल होता है, फिर ट्रू सॉल्यूशन। तो आंसर ए इज करेक्ट। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, तो याद भी रखना है। ट्रू सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी किस बेसिस पे बोली गई है? देखो सॉल्यूशन सबसे अच्छा कौन होता है? जो एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस बनाए, जो टिंडल इफेक्ट को शो ना करे, अनडिस्टर्ब छोड़ने पे उसके पार्टिकल सेटल डाउन ना हो, और फिल्टर पेपर में कोई भी कंपोनेंट ना बचे, और ऐसी प्रॉपर्टी ट्रू सॉल्यूशन शो करता है। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। फिर उसके बाद कौन आता है? कोलाइडल। और सस्पेंशन तो पता ही है, जिसके पार्टिकल इजीली दिखते हैं, फिल्टर ऑफ हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, एंड सो ऑन। तो ये ऑर्डर भी याद रखना स्टेबिलिटी का। पूछा जाए तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल एंड देन सस्पेंशन सबसे कम। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर। तो आयरन फिलिंग और सल्फर से आयरन सल्फाइड बनाया जा रहा है FeS। वी शुड यूज इनमें से क्या यूज करोगे? तो देखो यहाँ पे जब लैब में FeS आयरन सल्फाइड को बनाया जाता है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? चाइना डिश। क्या यूज करते हैं? प्रैक्टिकल से क्वेश्चन है, चाइना डिश। तो आंसर सी, चाइना डिश। किसको? चाइना डिश। तो हाई टेम्परेचर वाली रिएक्शंस होती है वो जनरली चाइना डिशेस में करी जाती है। तो यहाँ पे चाइना डिश का यूज होता है। अगर आप लैब में जाओगे आयरन सल्फाइड की प्रिपरेशन को करोगे तो क्या यूज होता है? किसका यूज करा जाता है? चाइना डिश। किसका? चाइना डिश। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे नोट करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। चाइना डिश आयरन सल्फाइड की प्रिपरेशन के लिए चाइना डिश का यूज करा जाता है। अब आज के बाद ये याद रखना अगर कभी पूछा जाए तो अगला आ रहा है क्वेश्चन। देखते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबरिंग आप करते रहना। यू हैव प्रिपेयर्ड 4 डिफरेंट मिक्सचर्स इन वाटर यूजिंग चारकोल, chalk powder, slake lime, detergent. If you filter these mixtures through a filter paper, there will be no residue left after filtration in case of। तो बोला है आपको क्या? 4 बीकर है, इस टाइप से 4 बीकर है मान लो, ठीक है। क्या है इनमें? मिक्सचर इन वाटर है, ऐसे 4 बीकर है, तो 4 ले लेता हूं। ठीक है, ये 4 बीकर हमने यहाँ पर ले लिए। तो बोला है एक में चारकोल डाला है, चारकोल पाउडर। सेकंड में क्या ऐड करा है? चॉक पाउडर, चॉक पाउडर। थर्ड में स्लेक लाइम, स्लेक लाइम। एंड लास्ट डिटर्जेंट, डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर। तो बोले तब फिल्टर पेपर से फिल्टर करा जाए तो इन सब में से बोला देयर विल बी नो रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो सब जब फिल्टर पेपर से फिल्टर करा जाए इन चारों को तो फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। ठीक है, रेसिड्यू मींस कोई भी सब्सटेंस नहीं बचना चाहिए। तो इनमें से कौन सा वो सॉल्यूशन है जो भी बना रहे हो? तो इसमें से आंसर क्या है? आंसर देख लो। अगर चारकोल पाउडर को वाटर में डिसॉल्व करोगे और तब फिल्टर करते तो ऊपर ब्लैक ब्लैक कंपोनेंट बच जाता है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं। चॉक पाउडर में चॉक के व्हाइट कंपोनेंट बच जाएगा। आता है स्लेक लाइम। स्लेक लाइम जब क्विक लाइम को वाटर में डाला जाता है तो स्लेक लाइम बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्लास 10th में रिएक्शन भी करेंगे। स्लेक लाइम को जब फिल्ट्रेट करते तो ऊपर व्हाइट कंपोनेंट बचता है। क्या बचता है? व्हाइट कंपोनेंट। स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां लिख देता हूं मैं CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। ये होता है स्लेक लाइम। फिल्टर करोगे तो ऊपर व्हाइट व्हाइट कंपोनेंट बच जाता है। डिटर्जेंट को पानी में घोलो अच्छे से और फिल्टर करो तो ऊपर कोई भी कंपोनेंट नहीं बचता, कोई भी कंपोनेंट नहीं बचता। तो आंसर डिटर्जेंट। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इसे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर।
out of the given four mixtures the one that appear clear and transparent is, इन सब में से कौन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होगा? तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सबको पता है। शुगर वाटर पानी के अंदर चीनी को डाला जाए तो एक ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट एक होमोजीनियस, जो कि एक क्लियर सॉल्यूशन होता है, शुगर एंड वाटर। बाकी बात करें चॉक पाउडर, वाटर, चॉक व्हाइट उसमें दिख रही होगी, सैंड ये तो हेट्रोजीनियस है, ये तो लगी हो गया। स्टार्च एंड वाटर जो कि एक ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा थोड़ा ब्लर टाइप का दिखता है स्टार्च सॉल्यूशन वाटर के अंदर अगर देखे तो हम। तो आंसर ये तो बिल्कुल बेसिक्स है, चीनी को पानी में डाले तो एक होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट क्लियर सॉल्यूशन हमें दिखता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो इसका आंसर डी। क्वेश्चन नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट, कैम्फर एंड आयरन फिलिंग। Dhoni added water to the mixture in a test tube and shook it well. He found that one component dissolved in water. तो क्या क्या है यहाँ पर? सैंड, कॉमन सॉल्ट, कैम्फर एंड आयरन फिलिंग, इन सबको पानी में डाला गया। किस किस को? सैंड, कॉमन सॉल्ट, नेक्स्ट कैम्फर एंड आयरन फिलिंग्स। ठीक है, तो किसके अंदर डाला गया सबको? वाटर। तो इनमें से कौन? ही फाउंड दैट वन कंपोनेंट डिसॉल्व इन वाटर, तो सबको पता है कॉमन सॉल्ट वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। तो आंसर डी, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। सैंड डिसॉल्व नहीं होती, कैम्फर जो कि सब्लिमेशन करता है वो भी डिसॉल्व नहीं होता, और आयरन तो वैसे ही नहीं डिसॉल्व होती, पानी के अंदर लोहा डिसॉल्व नहीं होता। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। कॉमन सॉल्ट किसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है? वाटर के अंदर। तो इसे नोट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, देखते क्या है। इन द एक्सपेरिमेंट शोन फिगर दिस, अ गैस इज इवॉल्व। Four groups of students have recorded their observations on the gas produced as shown in the following table. Choose the correct set of the observations. Note that the positive response shown by positive response को right से लिखा हुआ है इन्होंने, और नेगेटिव को क्रॉस साइन से। और एक कुछ फिगर बनी हुई है, फिगर में हमारे पास क्या? आयरन सल्फाइड और डाइल्यूट HCl। तो रिएक्शन करते हैं। आयरन सल्फाइड FeS किसके साथ रिएक्शन हो रही है? HCl। तो यहां पे क्या बनेगा? FeCl2 एंड H2S, ये बैलेंसिंग। FeCl2 एंड H2S। H2S जो है वो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड, ये आयरन का क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जो गैस है, ये रहा देखो, गैस प्रोड्यूस, यहाँ पे गैस प्रोड्यूस हो रही है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th 11th 12th हर जगह, आगे भी प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आती है। तो यहाँ कुछ ऑब्जर्वेशन है। तो क्या क्या कलर ऑफ गैस बोला है? ऑर्डर, फ्लेमेबल, एक्शन ऑफ लेड एसीटेट पेपर। तो देखो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। ये कलरलेस गैस होती है, कलरलेस गैस, जिसकी स्मेल होती है रोटन एग स्मेल। ये याद रखने वाला वर्ड तो रोटन एग स्मेल। ये जो ये रोटन एग है हर क्लासेस में पूछा जाता है। रोटन एग, सड़े हुए अंडे की स्मेल, सड़े हुए अंडे की तरह इसकी स्मेल होती है, इसलिए बोलते हैं रोटन एग स्मेल। और फ्लेमेबल होती है, क्या होती है? फ्लेमेबल। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, लेड एक्शन ऑन है लेड एसीटेट पेपर। हाँ, लेड एसीटेट पेपर के साथ ही रिएक्शन करके कलर फॉर्मेशन करता है, तो इसके साथ पॉजिटिव देता है लेड एसीटेट के साथ। लेड एसीटेट कलर फॉर्मेशन करता है। लेड एसीटेट पेपर में के पास H2S गैस को लेके जाओगे तो कलर चेंज हो जाता है। मतलब चारों ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए,
तो बताओ ये कलरलेस गैस है? पहला पॉइंट देखा जाए, कलरलेस गैस है। कलर गैस इन्होंने लिखा कलर गैस, नहीं कलरलेस होता है, मतलब ए बी एंड डी। अभी तक पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 करेक्ट है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला है कि कलर गैस, सी ने लिखा था कलर देता है, बट बल्कि ये एक कलरलेस गैस है, तो ए बी डी अभी करेक्ट है। दूसरे अगर देखा जाए, दूसरा ऑप्शन, अब ऑर्डर ऑफ गैस, ऑर्डर होती है, हाँ रोटन एग स्मेल इसकी ऑर्डर होती है, तो ऑर्डर स्मेल देता है ये, तो ये तो हट गया। चलो मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो कलर तो नहीं देता, मतलब फर्स्ट, सॉरी चल क्यों नहीं रहा, फर्स्ट अगर मैं कलर के अकॉर्डिंग देखूं तो पहले ये 3 करेक्ट है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर कैसे होती है, रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल, तो उन्होंने बोला स्मेल देता है, 3 ऑप्शन करेक्ट है, एक तो हट ही गया था, सी ऑप्शन तो पहले हट गया, सी ऑप्शन तो पहले ही कट हो गया। अब आती है किसकी, ऑर्डर की बारी। ऑर्डर दे रहा है, हाँ उन्होंने बोला ऑर्डर दे रहा है, लास्ट ऑप्शन बोला नहीं दे रहा, ये भी हट गया ऑप्शन से, डी वाला वाट देता है, हाँ तो ये भी अभी तक करेक्ट है। अगला, क्या फ्लेमेबल होता है? हाँ फ्लेमेबल होती है, अगर इसके पास मैं मैच स्टिक को ले जाऊं तो तुरंत जल जाती है, तो फ्लेमेबल होता है, तो ये ऑप्शन अभी तक सही चल रहा है, ये भी हट गया, बी पार्ट। अब बचा क्या है, ए पार्ट। क्या बचा है, ए पार्ट, सही से देखना, ए पार्ट लेड एसीटेट पेपर के साथ कलर फॉर्मेशन ये करता है, बट इस ऑप्शन में लिखा हुआ है ये कलर फॉर्मेशन नहीं करता, तो यहाँ पे तो सारे ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये वाला राइट होना चाहिए था, लेड एसीटेट पेपर के साथ ये कलर फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत है, सारे गलत है, ये टिक होना चाहिए था। दोबारा बता दूं, ऑप्शन को भी एक बार साइड में छोड़ो। हाइड्रोजन सल्फाइड कलरलेस गैस होती है, स्मेल देती है, रोटन एग स्मेल, फ्लेमेबल होती है, और लेड एसीटेट पेपर के साथ कलर का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ही सारे इनकरेक्ट दे रखे, गलत दे रखे। यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन, पहले वाले पे यहाँ क्या होना चाहिए था, राइट, क्योंकि एक्शन और लेड एसीटेट पेपर यहाँ पे कलर फॉर्मेशन करता है, कलर फॉर्मेशन करता है। उन्होंने इस पर्पज से दिया होगा ये शायद कि H2S गैस है, गैस के फॉर्म में वो कलर फॉर्मेशन कई बार ना करे, एक्वस फॉर्म में करता है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा होगा, बट लेड एसीटेट के साथ वो कलर फॉर्मेशन करता है, तो ऑप्शन मैंने ये लिख दिया, वहां पे ऑप्शंस क्या आते हैं, इनकरेक्ट, ठीक है, क्या आते हैं, इनकरेक्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी होती है, रोटन एग स्मेल, कलरलेस गैस होती है और फ्लेमेबल होती है, क्या होती है, फ्लेमेबल। इसको नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट याद रखना, ठीक है, उसके ऑप्शन में थोड़ी गलती थी, पहला ऑप्शन का जो लास्ट पॉइंट था वो उन्होंने क्लोज दे रखा था, राइट होना चाहिए था, उन्होंने शायद इस पर्पज से दिया हुआ क्योंकि एक्वस फॉर्म में गैस होनी चाहिए ताकि कलर फॉर्मेशन दे, मे बी हो सकता है, बट उनके ऑप्शन गलत थे। नेक्स्ट, अ लिटिल सॉइल वाज stirred into water, taken it in a beaker, the beaker was allowed to stand, the mud was found to settle down, the contents were filtrate, the filtrate will be, ठीक है, मिट्टी लिए थोड़ी सी, उसको पानी में डिसोल्व करा है और छोड़ दिया है और वो सेटल डाउन हो गया है, तो बताओ इनमें से वो क्या है। याद रखना, लिटिल सॉइल लिखा है, थोड़ी सी, अगर आप वाटर के अंदर थोड़ा सा सॉइल डालोगे तो थोड़ी सी सॉइल क्या होता है, वो लगभग घुल सी जाती है, ब्राउनिश कलर का वाटर हो जाता है हमारा, तो ब्राउनिश कलर का हो जाता है, कंप्लीटली हेट्रोजीनियस भी नहीं होता ना कंप्लीटली होमोजीनियस। तो ऐसे कंपोनेंट कौन होते हैं जो होमो हेट्रो, मतलब जो सस्पेंशन और सॉल्यूशन की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करे, सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करे, वो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर पानी के अंदर सॉइल ठीक ठाक अमाउंट में डालोगे तो हेट्रोजीनियस है, वाटर ले लिया 100 ml और एक चुटकी भर उसमें सॉइल डाल दूं और डिसॉल्व कर दूं, तो वहां पे वो सस्पेंशन से नहीं कोलाइडल की प्रॉपर्टी ज्यादा शो करेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू तो हो ही नहीं सकता, कंप्लीटली होमोजेनियस नहीं है, कैन बी अ ट्रू सॉल्यूशन, नहीं ट्रू तो होएगा नहीं। डी और बी में से किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा, कोलाइडल, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर बी। याद रखना, वाटर के अंदर देखो लिटिल सॉइल बोला है, लिटिल सॉइल taken in a beaker, the beaker was allowed to stand, the mud was found to be to settle, the contents will filtrate, the filtrate will be क्या होगा, कोलाइडल, कि स्मॉल अमाउंट में क्या डाला है, सॉइल, स्मॉल अमाउंट, क्वेश्चन को एकदम डीपली पूछा गया है, अ लिटिल सॉइल, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट आंसर क्या है इसका, बी, सस्पेंशन नहीं है, कोलाइडल है। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो अ डिफरेंट बिहेवियर देन द अदर थ्री एज रिगार्ड फिल्ट्रेशन, होमोजेनिटी, ईटीसी। अब यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स दे रखे, सोप सॉल्यूशन, एलम सॉल्यूशन, फिटकरी का सॉल्यूशन है, स्टार सॉल्यूशन एंड एल्ब्यूमिन इन वाटर। ये एग एल्ब्यूमिन ही होगा आई थिंक, हाँ एग एल्ब्यूमिन है इन वाटर। तो इनमें से, इन तीन में से फिल्ट्रेट और होमोजेनिटी, हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो फिल्ट्रेट एंड होमोजेनिटी। होमोजेनियस कौन है और फिल्ट्रेशन कौन शो करेगा? देखो सोप सॉल्यूशन, एलम, स्टार्च एंड नेक्स्ट इज एल्ब्यूमिन। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, देखो साबुन का सॉल्यूशन एक कंप्लीटली होमोजेनियस नहीं होता, क्योंकि साबुन को पानी में घोलोगे तो थोड़ा थोड़ा कैसा दिखता है, हेट्रोजीनियस टाइप। एलम, फिटकरी को अगर डिसॉल्व करोगे, फिटकरी एलम कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर, तो एक होमोजेनिटी। तो आंसर बी तो करेक्ट है, एलम कंप्लीटली सॉल्युबल। स्टार सॉल्यूशन एक ट्रांसल्यूसेंट टाइप, थोड़ा थोड़ा ब्लर सा दिखता है अंदर से, धुंधला। और एल्ब्यूमिन इन वाटर ये तो एक ट्रांसल्यूसेंट टाइप होता है जो सोल्यूबल ही नहीं होता वाटर के अंदर। तो अगर मैं एलम की बात करूं, फिटकरी की बात करूं, पानी के अंदर डिसॉल्व करो तो एक ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस। और फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पास आउट हो जाता है फिल्टर पेपर से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द डिफरेंट बिहेवियर, हाँ डिफरेंट बिहेवियर कौन शो कर रहा है इन सब में? एलम, क्योंकि लिखा भी शो अ डिफरेंट बिहेवियर देन अदर थ्री। तो एलम जो कंप्लीटली सॉल्युबल है, ये सब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते। सोप सॉल्यूशन एक क्लाउडी व्हाइट सा दिखता है, स्टार्च भी ऐसे दिखता है, और एल्ब्यूमिन तो पूरा व्हाइट ही दिख जाता है, व्हाइट टाइप। तो एलम सॉल्यूशन एक सबसे अलग बिहेवियर शो कर रहा है इन तीनों में, तो आंसर एलम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। द फॉलोइंग सब्सटेंस आर एडेड टू वाटर इन अ बीकर एज शोन बिलो, द मिक्सचर इज स्टिर्ड वेल, द ट्रू सॉल्यूशन इज फाउंड इन द बीकर। इनमें से कौन ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा? क्या डाला गया है नीचे? वाटर के अंदर केरोसिन ऑयल डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन बना रहा है, ये तो होमो नहीं, ये हेट्रोजीनियस है। चीनी को डालेंगे, अभी तक तो ट्रू सॉल्यूशन ही है कि पानी के अंदर चीनी या नमक को डाला जाए तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो कि एक कंप्लीटली होमोजेनियस एक क्लियर सॉल्यूशन बनाता है। तो अभी तक तो ऑप्शन सेकंड, आंसर सेकंड। आगे भी देखते क्या है, सेकंड मतलब बी, ठीक है, आंसर नंबर बी सेकंड। हाँ साबुन को डालेंगे तो एक कंप्लीटली ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा, वहां पे जो साबुन को पानी में डाला जाता है तो एक क्या क्लाउडी व्हाइट सा सॉल्यूशन बनता है, कंप्लीटली होमोजेनियस नहीं है, पहला। और थर्ड थॉट क्या, मिल्क एक कोलॉइडल होता है ना कि ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, मिल्क क्या होता है, कोलॉइडल होता है ना कि ट्रू सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन अच्छा था, ये भी शुगर को जब वाटर में डाला जाए एक ट्रू सॉल्यूशन बनता है कंप्लीटली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का ये हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन है व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ सल्फर पाउडर एंड आयरन फिलिंग्स वी वुड ऑब्जर्व दैट। हम किसको हीट कर रहे हैं? स्टार्ट हीटिंग मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन। तो इन दोनों को ऐड कर मिक्स करा जाता है तो FeS मिलता है, आयरन सल्फाइड, ठीक है। तो बोला सल्फर स्टार्ट मेल्टिंग, आयरन फिलिंग स्टार्ट मेल्टिंग, मिक्सचर बिकम रेड हॉट, मिक्सचर इवेपोरेट। तो यहाँ पे याद रखना ये ऑप्शन करेक्ट है, सल्फर स्टार्ट मेल्टिंग, क्यों? क्योंकि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, आयरन के कंपेयर में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो याद रखना Fe और S की जब रिएक्शन होती है सबसे पहले सल्फर मेल्ट करता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो पहले कौन मेल्ट कर जाता है? सल्फर। तो अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student was asked to mix the white of an egg white water and stir well. The student observed that egg white जो अंडे का व्हाइट वाला पोर्शन होता है वाटर में मिक्स हो रहा है, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है?
ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, कभी भी एग को जब बॉईल करा जाता है तो एग व्हाइट जब बाहर आ जाए तो व्हाइट कलर का जो कि एक स्पॉन्जी टाइप डिसॉल्व हो जाता है उसमें, डिसॉल्व नहीं फ्लोट करता है, सॉरी फ्लोट करता है, क्या एक ट्रांसल्यूसेंट बोल सकते हो या फिर ओपेक। ट्रांसल्यूसेंट नहीं बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे क्योंकि कंप्लीटली व्हाइट होता है। एग को जब बॉईल करोगे तो कई बार तब एग क्रैक हो जाता है तो व्हाइट व्हाइट उसमें डिसॉल्व हो जाता है, घूमने लगता है पानी में, ठीक है, क्या होता है फ्लोट करने लगता है। तो यहाँ पे उसी के बारे में एक स्टेटमेंट पूछी गई है। तो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट तो होता ही नहीं है, वो तो व्हाइट कलर का होता है। ट्रांसलूसेंट मिक्सचर, हाँ ट्रांसलूसेंट, अभी तक ये ज्यादा करेक्ट है ट्रांसलूसेंट। एग व्हाइट सेटल डाउन एट द बॉटम, नहीं ये तो ऊपर घूम रहा होता है। एग व्हाइट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस नहीं इनसाइड द वाटर भी वो फ्लोट करता है, तो ये भी इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी है एक ट्रांसलूसेंट मिक्सचर, जो कि एक ट्रांसलूसेंट और थोड़ा थोड़ा ओपेक टाइप मिक्सचर बनता है, ठीक है ट्रांसलूसेंट। एग को जब भी बॉईल करोगे तो व्हाइट कंपोनेंट जब आता है वो बाहर आ जाए, अगर पानी में आ जाए बॉईल करते टाइम तो वो क्या होता है उसमें थोड़ा थोड़ा घुलने लगता है और उसमें क्या फ्लोट करने लगता है, ऊपर भी नीचे भी और अंदर भी वाटर के। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर बी सबसे ज्यादा करेक्ट है इसमें। तो यहाँ पे लिखा होता है, देखो डी भी थोड़ा बहुत करेक्ट है। एग व्हाइट फ्लोट ऑन द सरफेस, तो सरफेस पे भी फ्लोट कर, सरफेस पे तो कम होता है बट इनसाइड द वाटर वो ज्यादा रहता है, इसलिए बी डी ऑप्शन कट गया है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जरा नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a student by mistake mixed iron filling and sulfur powder. He wanted to separate them from each other. The method you would advise him to use is to dissolve the mixture in, तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमारे पास क्या है, एक आयरन फिलिंग, आयरन है और सल्फर पाउडर, आयरन है और सल्फर, इन दोनों के मिक्सचर को अलग करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज करोगे, कौन सा मिक्सचर हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे। तो याद रखना जो सल्फर होता है, सल्फर डिसॉल्व इन CH2, CH2 मींस कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो सल्फर जो होता है कार्बन डाइसल्फाइड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करके, तो सी ऑप्शन जो है कार्बन डाइसल्फाइड का यूज करके हम दोनों के मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, अलग, क्या कर सकते हैं, अलग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student added the following substance to water kept in 4 separate beakers. He stirred the mixture well and filtered each of them. He would obtain a solid residue on the filter paper in the case of, अब देखो क्वेश्चन, इन सबको क्या कर रहा है, सबको किसमें डिसॉल्व कर रहा है, फॉलोइंग द सब्सटेंस वाटर, सबको वाटर में डाला है, एग, कॉमन सॉल्ट, चॉक पाउडर एंड एलम, फिटकरी। तो फिल्टर करा तो सॉलिड किस में बचेगा फिल्टर पेपर में, देखो कॉमन सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करो, नमक को, और फिल्टर करो तो होमोजेनियस होता है, कंप्लीटली फिल्टर हो जाता है, मतलब वो सॉल्यूशन पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। तो ये तो हट गया, एलम भी हट गया क्योंकि ये भी कंप्लीटली सोल्यूबल होता है वाटर में। अब अगला ऑप्शन आता है क्या, एग, एल्ब्यूमिन एंड चॉक पाउडर, एग, एल्ब्यूमिन और चॉक पाउडर। तो इन दोनों में से कौन फिल्टर पेपर पे बच जाएगा, तो आंसर यहाँ पे क्या है, तो बताओ आंसर क्या है, चॉक पाउडर। क्या है यहाँ पर, चॉक पाउडर, कि चॉक पाउडर जो है वो सस्पेंशन बनाता है, और एग, एल्ब्यूमिन कोलाइडल, क्या बनाता है, कोलाइडल। ये फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा, कॉमन सॉल्ट और वाटर वो भी पास आउट हो जाएगा, एलम वाटर वो भी पास आउट हो जाएगा। फिल्टर पेपर पे कौन बच जाएगा सॉलिड फॉर्म में, चॉक पाउडर, क्योंकि चॉक पाउडर क्या होता है, एक सस्पेंशन सॉल्यूशन, क्या होता है, सस्पेंशन बनाता है, क्या बनाता है, एक सस्पेंशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आता है नेक्स्ट, तो क्वेश्चन लगभग होने ही वाले होंगे, अभी है कुछ क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है फिर दोबारा, तो इस स्टेटमेंट को मैं पढ़ देता हूँ। A student was given 3 white powder material which were common salt, chalk powder and starch. तो क्या क्या है, कॉमन सॉल्ट, चॉक पाउडर और स्टार्च। ये रहा कॉमन सॉल्ट, चॉक पाउडर, स्टार्च, ठीक है। स्टार्च पाउडर, he put them in 3 packets
but forget it the level them. He did not want to the taste them and it was the dangerous. He took boiled water in three beakers. He put the small amount of contents of the packet one in beaker 1, 2, 2, 3, 3. He stirred the content of the each beaker, observed the beaker 1 to translucent. हाँ, अब देखो यहाँ पे एक बोला क्या है, तब ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने ये 3 कंपोनेंट को लिया है, पर जो पैकेट्स में से उसके लेवल जो होते हैं नाम वो हट चुका है। अब इनको टेस्ट भी नहीं कर सकते, कोई ये डेंजरस भी हो सकता है, कोई भी केमिकल कंपोनेंट। तो उन्होंने क्या करा है, तीनों को बॉइल वाटर में, यहाँ पे लिखा है देखो, ही टुक बॉइल वाटर, ठीक है, और तीनों को डाला एक एक करके, फर्स्ट वाले में फर्स्ट को, सेकंड वाले में सेकंड को, थर्ड वाले में थर्ड को। बोला जो फर्स्ट है, he observed the first give a translucent solution. जो फर्स्ट है एक ट्रांसल्यूसेंट सॉल्यूशन बना रहा है, और सेकंड है वो एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बना रहा है। सेकंड क्या बना रहा है, एक ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट क्या है, ट्रांसल्यूसेंट, सेकंड क्या है, ट्रांसपेरेंट, और थर्ड ओपेक। अब देखो इन तीनों में से ट्रांसपेरेंट कौन बनाएगा, इन तीनों में से ट्रांसपेरेंट कॉमन सोल्ट। कॉमन सोल्ट को जब वाटर में डाला जाता है एक कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मिक्सचर। तो बताओ, उन्होंने बोला है जो पहला जो है वो ट्रांसलूसेंट है, दूसरा जो ट्रांसपेरेंट है, दूसरा क्या है, ट्रांसपेरेंट, दूसरा पैकेट ट्रांसपेरेंट। इनमें से ट्रांसपेरेंट कौन है, कॉमन सोल्ट। पैकेट सेकंड में क्या है, देखो, बीकर 2 गिव अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। जो पैकेट 2 डाला था सेकंड बीकर में वो क्या है, ट्रांसपेरेंट कॉमन सोल्ट। ट्रांसपेरेंट क्या है, कॉमन सोल्ट। अब आता है पहला बीकर क्या है, ट्रांसलूसेंट जो कि थोड़ा क्या होता है, धुंधला। इन दोनों में से कौन बनाएगा, स्टार्च बनाता है थोड़ा धुंधला, जिसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो बीकर ए स्टार्च पाउडर, पैकेट ए में क्या है, स्टार्च, क्या है, स्टार्च पाउडर। स्टार्च पाउडर का देखो 2 ऑप्शन है यहाँ पे, तो पैकेट 2 में क्या था, कॉमन सॉल्ट था। तो अभी तक तो बी ऑप्शन सही चल रहा है, बी ऑप्शन सही। और थर्ड की बात करें, चौक क्या है, एक ओपेक, जो कि क्या होता है एक, और जिसमें आर बार ना दिखे, तो थर्ड में चौक, थर्ड वाले में चौक। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, अपना बी आ चुका है। तो बी ऑप्शन देखो, पैकेट 1 में एक क्या बन रहा है, ट्रांसलूसेंट, बी में ट्रांसपेरेंट, उसमें ओपेक। तो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सही से देखना और नोट करना हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर was taken in a test tube. The dilute sulfuric acid was added into it. What will be you observe? तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें बोला है एक मिक्सचर है किसका, आयरन और सल्फर पाउडर का, ठीक है। क्या ऐड करा गया है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें, ठीक है, was taken in a test tube, एक मिक्सचर में इन दोनों का, एक टेस्ट ट्यूब में इन दोनों का मिक्सचर है। बोल रहे हैं then dilute sulfuric acid was added, H2SO4 ऐड करा जा रहा है, H2SO4। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इन दोनों में से H2SO4 के साथ आयरन रिएक्ट करता है, सल्फर नहीं, और आयरन रिएक्ट करके बनाता है FeSO4 और डाई हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, H2SO4, FeSO4 एंड डाई हाइड्रोजन गैस। तो अब बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि यहाँ पे लिखी आ रही है, ओनली आयरन रिएक्ट टू गिव आउट कलरलेस ऑर्डरलेस हाइड्रोजन गैस, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड की अगर हम बात करें, ओनली सल्फर रिएक्ट टू गिव आउट कलरलेस, सल्फर तो रिएक्ट कर ही नहीं रहा। बोथ आयरन एंड सल्फर रिएक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। कौन रिएक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ आयरन। लास्ट, आयरन एंड सल्फर विल कंबाइन टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, ये गलत, क्योंकि ये दोनों अकेले नहीं है, इनको हीट नहीं करा जा रहा है। यहाँ पे क्या है, H2SO4। तो Fe और सल्फर को जब H2SO4, इन दोनों के मिक्सचर को जब H2SO4 में डाला जाता है, तो इन दोनों के मिक्सचर में से जो आयरन होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके डाई हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, रिलीज करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर कौन सा आ रहा है, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी काफी, कि दोनों का मिक्सचर है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करा गया, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो कलरलेस ऑर्डरलेस हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो इसको पहले नोट कर लो अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है द सब्सटेंस हुज ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन आयंस। इनके कौन सा ट्रू सॉल्यूशन जो आयंस को कंटेन नहीं करता। तो वन बाय वन देखते हैं यहाँ पर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन, देखो पहले में लिखा है कॉमन सोल्ट, जो कि होता है NaCl, कॉमन सोल्ट किस में डिसोशिएट होता है ये आयंस में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो बोला है द सब्सटेंस हुज ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन आयंस। तो सोडियम क्लोरीन के पास आयंस होते हैं और वाटर के साथ ये आयंस भी देते हैं, सोडियम आयंस क्लोरीन आयंस। तो ये तो आयंस को कंटेन कर रहे हैं। बी ऑप्शन C12H22 O11 केन शुगर केन या केन शुगर, ये कोवलेंट कंपाउंड है जो कि क्लास 10 में पढ़ोगे भी, नहीं भी पढ़ा तो भी लिख लो। कोवलेंट कंपाउंड डू नॉट कंटेन आयंस, इसके पास कोई भी आयंस नहीं होता। तो यही पूछा गया था किसके पास आयंस नहीं है, तो बी ऑप्शन तो अभी आ चुका है। बट अब थर्ड देखते हैं, क्या पता अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से किसके पास आयंस है और ऑप्शन लिखा हो फर्स्ट के पास, बोथ, फर्स्ट सेकंड, या ऑल, फर्स्ट थर्ड फोर्थ, इस टाइप से। सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है पोटाश एलम, इसका फॉर्मूला लिखवाया भी था K2SO4 Al2 SO4 की थ्राइस 0.24 H2O। ये पोटाश एलम K2SO4 Al2 SO4 की थ्राइस 0.24 H2O। अब इसको डिसोशिएट करें तो ये किस में ब्रेक होता है, देखो पोटेशियम +2 शो करता है, सॉरी दो पोटेशियम +2 करेंगे मतलब एक पोटेशियम +1 करता है, तो दो कैसे हो जाएंगे, देखो पोटेशियम पे कितना होता है प्लस चार्ज, तो ये आगे दो, कितने पोटेशियम थे दो, ठीक है। SO4 पे ओवरऑल चार्ज कितना होता है 2 नेगेटिव, SO4 पे कितना चार्ज होता है 2 नेगेटिव, और कितने SO4 है 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4, ये S है, ठीक है, इसको सही से लिख दूं 4SO4 2 नेगेटिव। कितने SO4 थे 3 ये रहे और एक ये रहा। अगली बात आ रही है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है Al3 पॉजिटिव, कितने एल्यूमिनियम थे 2, कितने थे 2। बचा कौन वाटर, इसको ऐसे ही लिख लो एज इट इज 24 H2O। तो ये तो आयंस दे रहा है, ये होता है पोटाश एलम का फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 का थ्राइस 0.24 H2O, ठीक है, पोटाश एलम जो लिखवाया भी होता है। तो ये भी आयंस देते हैं। तो आयंस में डिसोशिएट कैसे करा गया, नॉर्मल जो चार्ज होता है जो सेकंड टर्म के चैप्टर्स में भी पढ़ते हैं हम, पोटेशियम में प्लस होता है, कितने पोटेशियम थे टोटल 2, सल्फेट कितना है 2 नेगेटिव, तो टोटल कितने थे 4, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, टोटल कितने थे 2, वाटर को हमने वैसे ही रख दिया। अब आता है मोर सॉल्ट डी, ये सी था ना, हाँ डी, FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 0.6 H2O, ये मोर सॉल्ट का फॉर्मूला, ठीक है। इसको भी अगर डिसोशिएट करें तो आयरन पे 2 होता है पॉजिटिव, SO4 पे कितना होता है 2 नेगेटिव, अभी भी देखा है, और कितने SO4 है 2, और NH4 पे कितना होता है प्लस होता है, तो कितना NH4 है और प्लस 6 H2O, ये होता है मोर सॉल्ट। FeSO4 NH4 का ट्वाइस SO4 0.6 H2O, तो ये है मोर सॉल्ट। तो अब पूछा गया था द सब्सटेंस हुज ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन आयंस, तो आंसर शुगर केन, तो आंसर बी इज करेक्ट। बाकी सबके पास आयंस है, दिख भी रहे हैं, सबके फॉर्मूलेज भी लिख लिए, ये मोर सॉल्ट, पोटाश एलम, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो केमिकल फॉर्मूलाज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हायर क्लासेस के लिए भी, तो इसको नोट करो। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक मींस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, अ स्टूडेंट शुक कॉमन सॉल्ट विद बेंजीन एंड देन फिल्ट्रेट द filter will be true solution colloidal either of the two neither of two in an experiment। अच्छा ये अलग क्वेश्चन है एक नीचे, ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एक ऊपर एक नीचे, तो पहले वाला करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला कर रहे हैं। दो क्वेश्चन हो गए आप गलती से। एक स्टूडेंट एक कॉमन सॉल्ट और बेंजीन को मिला रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या है कॉमन सॉल्ट NaCl
और बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 एंड देन फिल्टर्ड, द फिल्ट्रेट विल बी, तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, नॉट सोल्यूबल, एंड फॉर्म अ कोलाइडल। तो कॉमन सॉल्ट को बेंजीन के अंदर डालोगे तो ये दोनों एक दूसरे में इंसॉल्युबल होता है और एक कोलाइडल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं याद रखना, किसका, कोलाइडल। तो आंसर बी। तो जो फर्स्ट था इसका पार्ट, इसका आंसर क्या है, बी, आंसर नंबर बी। यहाँ पे दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक नीचे भी, उसको मैं यहाँ पे राइट में कर लेते हैं, चलो यहाँ लेफ्ट में बी जो है, ठीक है, यहाँ पर चलो कर लेते हैं अगला सॉल्यूशन, ठीक है, येलो कलर से यहाँ पे कर रहे हैं। तो पहले का ऑप्शन तो बी था, अब आ रहा है अगला। इन एन एक्सपेरिमेंट कार्बन डाइसल्फाइड was added to a test tube containing a mixture of iron fillings and sulfur powder। तो एक एक्सपेरिमेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड was added to the test tube, एक आयरन Fe और एक सल्फर, क्या ऐड करा जा रहा है, CS2, ठीक है। तो पूछा कि सल्फर पाउडर, ठीक है, एज शोन इन फिगर डायग्राम, तो कौन सा डायग्राम यहाँ पे करेक्ट है, ये रहा आयरन फिलिंग्स सल्फर पाउडर आयरन फिलिंग्स, क्लियर सॉल्यूशन आयरन फिलिंग्स, क्लियर सॉल्यूशन सल्फर पाउडर। तो ये अभी हम पीछे भी पढ़ के आए, जो सल्फर है वो सॉल्युबल होता है, सल्फर डिसॉल्व इन, पीछे भी आया, अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा था, डिसॉल्व इन CS2, सल्फर डिसॉल्व कर जाता है CS2 में, बट आयरन डू नॉट, बट आयरन Fe जो होता है, जो आयरन होता है Fe वो डिसॉल्व नहीं करता, बट आयरन Fe डू नॉट। तो सल्फर तो डिसॉल्व कर जाएगा किसके अंदर, CS2 के अंदर, किसके अंदर, CS2 के अंदर। तो इन सब में देखो सल्फर का क्लियर सॉल्यूशन यहाँ पर है, और आयरन डिसॉल्व नहीं करा, वो आयरन देखो नीचे डॉट डॉट के फॉर्म में है, डॉट डॉट के फॉर्म में है, इसमें सल्फर दिख रहा है, इसमें ये रहा सल्फर, ये रहा, उसमें सल्फर ये रहा, सल्फर डिसॉल्व कर गया है जो कि क्लियर सॉल्यूशन बना देता है, सल्फर डिसॉल्व करके, और आयरन डिसॉल्व नहीं करता, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, और थर्ड मतलब सी। तो आंसर यहाँ पे क्या है, सी, क्या है, सी। तो इंपॉर्टेंट था, ये भी काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा डिटेल में फिगर के थ्रू, तो इसे नोट करो, याद रखना ये चीज पहले भी आया है कि जो सल्फर है वो CS2 में डिसॉल्व करता है और आयरन नहीं करता। सल्फर अगर डिसॉल्व कर रहा है तो एक क्लियर सॉल्यूशन सल्फर का बन जाएगा, और आयरन डिसॉल्व नहीं कर रहा तो बॉटम में इकट्ठा है, वो दिख भी रहा है यहाँ पर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है, इसको सही से नोट करना है, यहाँ पे डबल क्वेश्चन प्रिंट हो गए थे गलती से, प्रिंट बोल सकते हो या फिर फोटो लग गए थे। Next. Which one of the following will form a suspension with water at all temperature? सभी टेम्परेचर पे वाटर के साथ कौन सस्पेंशन बनाएगा, सभी टेम्परेचर में। देखो बेकिंग और वॉशिंग सोडा तो सोल्यूबल होते हैं, ये दोनों तो सस्पेंशन बनाते ही नहीं, ये तो हट गया। मेन है C और D में। स्टार्च एक ट्रांसलूसेंट टाइप सॉल्यूशन बनाता है, जो कि थोड़ा सा धुंधला दिखता है, बट टेम्परेचर उसका बढ़ा दे तो वो भी क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। बट जो लाइम होता है सभी टेम्परेचर पे, लाइम जो होता है वो सभी टेम्परेचर पे सस्पेंशन फॉर्म करता है। क्या करता है, सस्पेंशन, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर सी इज करेक्ट, आंसर सी इज करेक्ट। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, ये होमवर्क है लिखा हुआ है यहाँ पर वाली। हाँ, तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे जो आज हमने करे। अब आते कुछ होमवर्क के क्वेश्चन। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन हर बार की तरह होमवर्क मिलेंगे, ठीक है। होमवर्क तो मैं क्वेश्चन को जस्ट रीड कर रहा हूँ। आयरन 2 सल्फाइड was prepared by heating iron fillings and sulfur powder in a china dish to the dark colored compound formed in the china dish. Dilute sulfuric acid was added. The solution in china dish was heated till the evolution of all gases stopped. The color of solution in a china dish will be. ठीक है, तो ये आपको अटेम्प्ट करना है और ऑप्शन क्या है कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। तो इन आंसर करने के लिए मैं इनका नाम दे देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर
ए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, ताकि कमेंट में करोगे तो पता चल जाएगा क्या है क्वेश्चन नंबर ए का क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना। अब यहाँ पे आता है बी, तो क्वेश्चन नंबर बी, द करेक्ट प्रोसीजर फॉर द प्रिपेयरिंग ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है वो आपको ऑप्शन नंबर बी में बताना है। तो इसको देख लो, क्वेश्चन जो भी है नोट कर लेना, लिखना और कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि आंसर बी का ऑप्शन क्या है, ठीक है, क्या है आंसर बी का ऑप्शन। तो क्वेश्चन को नोट करें, हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आंसर सी, क्वेश्चन नंबर सी, 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। फॉर स्टूडेंट्स ABCD ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयरन सल्फर एंड आयरन सल्फाइड इन कार्बन डाइसल्फाइड। द टिक मार्क राइट दे रखा है रिप्रेजेंट द सोल्यूबल एंड द क्रॉस मार्क रिप्रेजेंट द इनसोल्यूबल। तो टिक का मतलब सोल्यूबल है और क्रॉस का मतलब इनसोल्यूबल है इन कार्बन डाइसल्फाइड। देयर ऑब्जर्वेशन आर टेबुलेटेड बिलो। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है और ऑप्शन बताना कौन सा करेक्ट है। तो इसको भी सही से लिखना, तो मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रोक भी देता हूँ ताकि इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी का क्या ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में बताना। तो अब आता है नेक्स्ट एंड लास्ट होगा आई थिंक डी, क्वेश्चन नंबर डी, कैपिटल डी, ठीक है, कैपिटल ABCD लिखा है मैंने, उनके ऑप्शन स्मॉल में आपको बताने। टू प्रिपेयर अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च वी शुड, स्टार्च के कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद एक और रहेगा, हाँ, तो add starch powder to boiling water and cool, add starch powder to cold water and boil, heat starch powder, add it to cold water and then bring to boil, add a thin paste of starch to boil water while straining। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कैपिटल डी का आंसर इनमें से कौन सा है। एंड लास्ट 5 क्वेश्चन होमवर्क है, बाकी लगभग 30 के आसपास हमने करे थे और 5 क्वेश्चन होमवर्क। ई, क्वेश्चन नंबर जो ई है कैपिटल ई, तो क्वेश्चन है यहाँ पे 7 ग्राम ऑफ आयरन वर मिक्स विद द 7 ग्राम ऑफ सल्फर एंड द मिक्सिंग वाज हीटेड इन अ चाइना डिश टिल नो फर्दर रिएक्शन टुक प्लेस। द प्रोडक्ट इन द डिश विल कंटेन, क्या प्रोडक्ट कंटेन करेगा? ओनली आयरन सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड प्लस आयरन प्लस सल्फर। जो भी ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में आपको बताने, ABCDE कैपिटल फॉर्म में लिखा हुआ है। 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए इन कमेंट सेक्शन में बताओ। तो अब ये था हमारा चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th का, जो कि कंप्लीट हमने यहाँ पर कर लिया है। इसमें सारे टॉपिक, सारे प्रॉब्लम्स, नोट्स, प्रॉपर क्वेश्चंस वगैरह सब करे हमने। तो अब हम मिलते हैं 9th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तो आप इन्हें नोट करें, ठीक है। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।